करंट इंडिया वॉच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने राजधानी देहरादून की आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून की रिस्पना और बिंदल नदियां प्लास्टिक और गंदगी से भरी हैं, जिससे बाढ़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। निगम अस्थायी उपायों पर निर्भर है, जबकि स्थायी समाधान नहीं किए जा रहे। राजधानी देहरादून सुरक्षित नहीं है, इसका कारण है क्योंकि हम लोग लगातार नगर निगम के अंदर जाके नगर आयुक्त से भी और जो हमारे नगर के जो अधिकारी हैं लोगों को बार बार हमने चेताने का काम किया है कि मानसून आ रहा है, मानसून आने से पहले सफाई व्यवस्था को आप जो है दुरुस्त कर लें। नालों में जो गंदा पड़ा हुआ है, जो प्लास्टिक पड़ी हुई है, उसे सफाई करा लें। और उसके साथ साथ बिंदाल है, रिस्पना है, हमारी जो और यहाँ पे छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उसके अंदर लगातार जो है ऊपर जो है मलबा आ रहा है, लेकिन उस मलबे को हटा काम नहीं किया, जिसका परिणाम ये रहा कि पिछली बरसातों के अंदर अभी जो 2 दिन पहले आपने देखा होगा जगह जल भराव हो, कह रहे हमने पंप लगा दिए हैं, पंप से पानी निकालेंगे। आखिर ये अस्थायी व्यवस्था लगातार जो है बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं टैक्स भी बहुत आ रहा है, तो उसके बावजूद भी जो है नालों की सफाई, कूड़े घर जो कूड़ा हुआ है, जहाँ कूड़े घर बंद करे गए हैं, उसके साथ वो उस टाइम तो फोटो सबने खिंचवा ली। सेंटर के मिनिस्टर ने क्या आके भी कि हमने जो है ये स्वच्छता अभियान के अंदर कूड़ा बंद कर दिया है, लेकिन आप देखिए उसके साथ में वैसे के वैसे ढेर लगने शुरू हो गए, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की जो है कमी है नगर निगम के अंदर। और हमने कहा है कि जो कमी है उसे पूरा करे सरकार। पिछले कई सालों से लगातार जो है नगर निगम के अंदर जो है सफाई कर्मचारी पूरे नहीं है, जिस वजह से जो नए वार्ड हमारे साथ जुड़े हैं उन वार्डों के अंदर भी आज ये जो है सफाई की व्यवस्था की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि बार बार जो है मानसून जो है विभाग जो है जो हमारा है वो लगातार ये कह रहा है कि भाई लगातार जो रेड अलर्ट जारी कर रहा है, कभी येलो अलर्ट आ रहा है, उसके बाद भी हमारे जो जिला प्रशासन है वो कहीं कोई सूत्र नहीं ले रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानसून का मतलब इन्होंने समझ लिया है कि सबकी मान ले या किसी की ना सुन ले, वो यही वाली बात आ रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए शांति भट्ट प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति भट्ट जी, जिस तरीके से उत्तरकाशी में आपदा देखी गई, अब उसके बाद से हर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो आपके नेता हैं लालचंद शर्मा वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो फिलहाल की जो स्थिति है, एक विपक्ष होने के नाते आप क्या कुछ नसीहत सरकार को देना चाहेंगे कि भैया तैयारियों में जो कमी थी, अब इन क्षेत्रों में इस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए? देखिए, मैं पिछले 3 दिन से उत्तरकाशी के थराली वाले इलाके में जा रहा हूं। अभी मैं गंगनानी से आगे लिमचौली घाट पर हूं, जहां पुल बह गया था। गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे हम लोग हैं। मेरे साथ प्रतापनगर के माननीय विधायक विक्रम सिंह नेगी जी हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा आज सुबह 7 बजे बहुत रिस्क में इस गदेरे में उतरे हैं और उन्होंने इस गदेरे को पार करके वो हर्षिल से आगे बढ़ चुके हैं और थराली वो पहुंचने वाले हैं। मैं सच में कहूँ, हालत ग्राउंड जीरो पर बहुत खराब है। जगह जगह वॉश आउट सड़कें हो गई हैं, पुल बह गए हैं, आवागमन के साधन बिल्कुल ठप हैं। केवल हवाई मार्ग है और हवाई मार्ग से जिनकी पहुंच है वही लोग पहुंच पा रहे हैं। सारी मीडिया की टीमें गंगनानी में फंसी पड़ी हैं। कुछ मीडिया के साथी आज सुबह एक बहुत बड़ी पीक को पार करके वो हर्षिल की तरफ बढ़े हैं। लेकिन हालत बहुत खराब है। गंगनानी में सुबह मुझे एक परिवार मिला, बहुत रोता बिलखता परिवार। उन्होंने अपनों को वहां वो ढूंढ रहे हैं, कोई संपर्क नहीं हो रहा है, संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, विद्युत व्यवस्था ठप है। सरकार को चाहिए था कि पहले वैकल्पिक मार्गों की तरफ ध्यान देते ताकि लोग पैदल भी पहुंच सकते। जिस लिमचौली घाट पर मैं हूं, जहां पुल बह गया था, वहां वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सकता था। एक पगडंडी बनाई जा सकती थी। SDRF
एनडीआरएफ के लोग उस काम को कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन कल शाम से ही यहाँ टीमें पहुंची हैं और अभी बीआरओ और बंगाल जो इंजीनियरिंग की फोर्स है वो वहां पर काम कर रही है। एक फोल्डर पुल बनाने का काम शुरू हुआ है, देखते हैं वो कितने समय में तैयार होता है। तो सारे लोग यहाँ फंसे पड़े आगे नहीं जा पा रहे हैं। जो राहत की टीमें हेली से वहां पहुंची है वही वहां पर काम कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि हालत बहुत खराब है। आला अधिकारी उत्तरकाशी में बैठे हुए हैं। इधर बीच के रास्ते जो खराब हैं इस पर बहुत कम अधिकारियों का ध्यान है और अधिकांश जो अधिकारी वो उत्तरकाशी में हैं और डीएम और एसएसपी महोदय वहां थराली में है। वहां पर सेना अच्छा काम कर रही है जो मुझे सूचना मिली है। अभी हमारे अध्यक्ष जी वहां पहुंचने वाले हैं। अच्छा। तो ज्यादा सूचना मिल पाएगी। नहीं, बिल्कुल शांति भट्ट जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया और जो लोग, क्योंकि हवाई मार्ग से भी निगरानी की जा रही है, जैसे जो सीएम साहब हैं वो लगातार जायजा भी ले रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जैसे आप सड़कों की बात कर रहे थे, मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो भी फंसी पड़ी हैं। 163 सड़कें पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल बेहाल हो चुकी हैं। अब उत्तरकाशी के धराली गांव में जिस तरीके की आपदा आई तो ये सभी के सामने है और 163 सड़कों के बेहाल होने से हो सकता है कि कुछ गांव और भी ऐसे हों जिनसे पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका हो। हाँ, लगभग 30 गांव ऐसे हैं जिनमें अब रसद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैं देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले मोर्चे पर डटे हैं। हेलीपैड पर भी मुख्यमंत्री जी हैं, अस्पताल में भी मुख्यमंत्री जी हैं, आपदा कंट्रोल रूम में भी मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ। 8 सांसद हैं, सब नदारद हैं। कोई मंत्री ग्राउंड जीरो पर नहीं है। चाहते तो सबकी ड्यूटियां लगाई जा सकती थी। कुछ मिनिस्टर सड़कों का काम देखते, कुछ पुलों का काम देखते, कुछ राहत का काम देखते, लेकिन मंत्रीगण सब नदारद हैं, किसी का कोई पता नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो केवल मुख्यमंत्री जी के चक्कर काट रहे हैं। मेरे को गंगनानी में शिकायत मिली कि वो भी लोगों से नहीं मिल रहे हैं। तो ये वक्त है जब लोगों को हम संबल दे सकते हैं, लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं। इस समय लोगों ने अपने परिजनों को खोजने के लिए लोग बदहवास है, लोग चिंतित हैं। वहां पर बहुत सारे, क्योंकि उस दिन वहां पर एक मेला भी था और बहुत सारे लोग उस मेले में पहुंचे थे, तो लोग चिंतित हैं। पूरा एक बसा एक छोटा सा शहर वो किस तरह से वॉश आउट हो गया, ये सब लोग देख रहे हैं, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो इसलिए परिजन बहुत चिंतित हैं। इस समय उनके साथ यद्यपि सब लोग खड़े हैं, लेकिन सरकार को मजबूती से उनको ढांढस बंधाना चाहिए। जो मदद हो सकती है वो करनी चाहिए। बिल्कुल शांति भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र असवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, उत्तरकाशी के धराली में फिलहाल की स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है? सुनिए, मैं आपको बता दूं, उत्तरकाशी धराली में आई भीषण आपदा से जो यहाँ पर प्रभावित हुए लोग हैं उनको सेना के माध्यम से, एसडीआरएफ के माध्यम से लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक धराली से पाटली में 119 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी कुछ समय पहले यहाँ पे 3 सांसद माला लक्ष्मी शादी भी पहुंची है। वो भी लोगों का हाल जान रही है, लोगों से मिल रही है और लोगों को विश्वास दिला रही है कि आप चिंता मत करिए, आप लोगों के साथ जो हुआ है उसको पिछले किस तरह से सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको राहत कार्य में आपको मदद की जाएगी। उपेंद्र, फिलहाल जो राहत बचाव दल हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियां आखिर क्या कुछ है? हाँ, जिस मैं बता दूं, जो राहत बचाव कार्य जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सड़क मार्ग जो अभी तक नहीं खुल पाए, लोगों के लिए आने जाने की जो व्यवस्था है या जो मशीनें हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। रेस्क्यू कार्य करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है वो तभी हट पाएगा जब मशीनें यहाँ पहुंचेंगी। मशीनों से जो मलबा निकाला जाएगा, जो लोग यहाँ दबे हुए हैं उनको जो बाहर निकाला जाएगा, तभी रेस्क्यू कार्य पूरा हो पाएगा। बिल्कुल उपेंद्र, और जो पुल के नीचे मलबा बढ़ा हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है, तो आखिर इनको लेकर क्या कुछ जो रणनीति है वो फिलहाल बनाई जा रही है? हाँ जी, सुनिए, मैं आपको बता दूं कि जो मलबा की जो बात की जा रही है, जो पुल के नीचे जो मलबा है वो इंसानों या मनुष्य के द्वारा तो निकाला नहीं जा सकता है। ये तभी संभव हो पाएगा जब मशीनें यहाँ पहुंचेंगी, मशीनों के माध्यम से जो मलबा है वो निकलेगा, तभी जाके पुल का जो मलबा है वो हट पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो शासन और प्रशासन के पास जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभी है, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए ताकि किसी तरह से किसी से जान माल का नुकसान ना हो। तो सबसे पहले जो
प्राथमिकता दी जा रही है लोगों को हेली के माध्यम से और सेना के हेलीकॉप्टरों से और लोगों के माध्यम से वहां से निकाला जा रहा है और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। जी उपेंद्र, बिल्कुल कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, गाड़ियों की भी जिस तरीके से आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, और दूसरी तरीके से अगर जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है उनको फिलहाल कहां पर ले जाया जा रहा है और अभी तक क्या कुछ आंकड़े सामने आए? जिस में मैं आपको बता दूं, सड़कों की अगर बात की जाए तो जगह जगह वॉश आउट हो चुकी है। और उपेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ विक्रम सिंह नेगी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं, इनसे एक बार जानकारी ले लेते हैं। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से उत्तरकाशी के धराली में आपदा देखी गई, कांग्रेस पार्टी भी लगातार सत्ता पक्ष के साथ खड़ी है ऐसी स्थिति में, और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगातार जायजा ले रहे हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो क्या कुछ लग रही है आपको? देखिए, हम लोग गगनानी से आगे एक पुल जो है लिमचा गार्ड में वॉश आउट हो गया है। ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष जी तो सुबह वहां से निकले, लेकिन जैसे हम पहुंचे, हम लोगों को प्रशासन ने आगे नहीं जाने दिया। वो कह रहे हैं कि ये डेंजर है, आगे ये है, तो वो किसी तरह से मेरे ख्याल से कुछ 8-10 किलोमीटर आगे पहुंचे होंगे। हमको रोक दिया कि हम यहाँ पर हैं। देखो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपदा के क्षेत्र में बिजली और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहाली तत्काल की जानी चाहिए। अभी जो मुझे एक खबर मिली है, यहाँ के दरोगा हैं उनियाल जी, उनके माध्यम से कि हरसिल में नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो गई है, ये अच्छी बात है। उसके बाद अभी यहाँ पर पुल बन रहा है, अगर इसमें बहुत टाइम लगता है, आज चौथा दिन हो गया है और बहुत टाइम लगता है, तो जो ऊपर के गांव हैं उनमें राशन की भी समस्या आ सकती है। और एक गंभीर समस्या ये है कि अभी तक पूरे देश और दुनिया को ये पता नहीं लग पाया कि कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग गंभीर इंजर्ड हैं, कौन कहाँ कहाँ है। सरकार ने जो यात्री फंसे थे गंगोत्री और हरसिल के बीच में, उनको तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोग जाना चाहते हैं, लोगों के नाते रिश्तेदार वहाँ हैं, लोग काफी परेशान हैं। और ये घटना भी ऐसी है कि जो देश और दुनिया ने देखा कि मानव जीवन और मौत के बीच में कैसा संघर्ष कर रहा है। ऐसी स्थिति में जल्दी से जल्दी अगर सड़क का नेटवर्क खुल जाए, नहीं तो सरकार को चाहिए कि कुछ लोगों को, जिनके वहाँ लोग अपने मरे हैं, उनको वहाँ ले जाने का काम चाहे हेली के माध्यम से करे, लेकिन वहाँ पहुंचाए जिससे वो लोग यह वस्तु स्थिति को देख सकें। बिल्कुल नेगी साहब, और आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो अच्छे से बता भी सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या कुछ आकलन किया जा सकता है, कितना नुकसान इस आपदा से हुआ होगा। और जैसे अभी आप बात कह रहे थे कि जो ऊपर की तरफ घर मकान बने हुए हैं वहां पर जो भोजन पानी की व्यवस्था है वो कैसे पहुंचाई जाए, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है जिस तरीके से जो निचले इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जो घर मकान बने हुए हैं वहां पर पानी भरने का सबसे ज्यादा खतरा मंडराता रहता है। तो क्या वहां पर भी अभी से सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, या फिर जिस तरीके से यहां पर सवाल उठ रहे थे कि भाई ठीक है आपदा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन आपदा से जो नुकसान हुआ है उसको जरूर रोका जा सकता था अगर समय रहते सभी को अलर्ट मोड पर कर दिया जाता। देखिए, आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन आपदा से सबक लिया जा सकता है। हमें ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में लगातार आपदा आ रही है, और खासकर ये गंगा घाटी, उत्तरकाशी या चमोली हो या अन्य जगह हो, हमको चाहिए कि इन स्थानों पे हमें बरसात के समय में चेतन अवस्था में नहीं आना चाहिए। उससे पहले हमको वहां पर बड़ी मशीनें रख देनी चाहिए। वो जहां वैली ब्रिज टूट गए वहां वैली ब्रिज रख देने चाहिए, कि जहां संभावनाएं है कि यहाँ ऐसा खतरा हो सकता है। अभी तो इसरो की एक रिपोर्ट आ रही थी, जो मैंने फेसबुक पे ही देखी, कि उन्होंने ये 2024 में ही इस बाढ़ आने के खतरे को बता दिया था, लेकिन वो रिपोर्ट आपदा प्रबंधन ने कहाँ रखी, क्या उसका क्या होना यह चाहिए कि इन सब चीजों की स्टडी कर ली जानी चाहिए और बरसात से पहले पूरी तैयारी कर ली जानी चाहिए।
हेलो। ठीक है विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ उपेंद्र जो हमारे संवाददाता हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। तो उपेंद्र, फिलहाल की जो स्थिति है, एक तो वो क्या कुछ देखने को मिल रही है, और लगातार आपके सामने जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर हैं, वो भी उन्होंने जो देखा वो भी फिलहाल बताने से लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो निचले इलाके हैं, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपदा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन आपदा से सबक जरूर लिया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है, जो उत्तराखंड में निचले इलाके हैं, क्या वहां पर सभी तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा अचानक से आई, तो सरकार को अलर्ट रहने की, प्रशासन को अलर्ट रहने की अभी से जरूरत है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जो नदी के किनारे या गजरों के किनारे जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को वहां से खाली करा लिया गया है। प्रशासन ने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और लगातार गाड़ियों के द्वारा, अनाउंसमेंट के द्वारा सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, वो वहाँ से अपना स्थान छोड़ के जो कैंप यहाँ पे बने हुए हैं, कैंपों में रहने को आ जाए, या जो कोई अपने निजी रिश्तेदार है वहाँ पे रहने को चले जाए। लेकिन जो निचले इलाके इनको छोड़ दिया जाए। रही बात जो विपक्ष बात कर रहा है कि राशन की व्यवस्था दी गई है, राशन की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा कम पहुंच रहा है। लेकिन जो पहुंच रहा है वो लोगों तक, जो यहाँ लोग हैं उनके माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि किस तरह से लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है उपेंद्र, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के परिणाम आने के बाद आरक्षण सूची जारी होते ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरक्षण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई और सरकार पूरी तरह से मनमानी कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि यह लोकतंत्र के साथ धोखा है और सरकार ने न्यायपूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार से बौखला गई है, अब निराधार बयानबाजी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी है और कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई इसी प्रक्रिया को अब बीजेपी ने पारदर्शिता से पूरा किया है। वहीं चौहान ने कहा कि कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं उसकी हताशा और भ्रम को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को जिस प्रकार से अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, उसमें जो जनता ने उनको नकारा है, उससे उस हार को देकर के वो बौखलाहट में हैं और वो आरक्षण को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और जो आरक्षण हमारे, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात, आरक्षण की बात करें, या ब्लॉक प्रमुखों के आरक्षण की बात करें, प्रधान या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में जो आरक्षण का चार्ट बनाया गया है, वो पंचायत राज अधिनियम 2016 के अनुसार उस नियमावली के तहत ही उसी को लागू किया गया है। और उस अधिनियम को बनाने वाले उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने द्वारा बनाए हुए अधिनियम पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और उनको अगर किसी प्रकार की परेशानी थी, उनके द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गई। उस आपत्ति को भी सुना गया है और आपत्ति में किसी ऐसी कोई ठोस प्रकार न मिलने के कारण सरकार के द्वारा नियमों के अनुसार आरक्षण किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, जनता को भ्रमित करने का काम करना है, उनको गुमराहित करने का काम करनी है, इसलिए इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में आई आपदा की स्थिति और राहत बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए, जबकि सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के साथ साथ अन्य प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों की जानकारी दी और भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए केंद्रीय संस्थानों से रिसर्च कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। कैबिनेट मंत्रियों गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा ने बैठक में जानकारी दी कि राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है और जल्द ही सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से उत्तरकाशी में आपको मालूम है 5 तारीख को बहुत भीषण आपदा आई थी
और राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी हो सके और रेस्क्यू मिशन जल्दी से जल्दी चल सके। मैं सारी केंद्र की एजेंसीज का और प्रदेश की आपदा एजेंसीज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, इतने खराब मौसम के बाद भी उन्होंने मटवारी पहुंचकर उन्होंने वहां पर जो है आपदा का काम, प्रबंधन का काम शुरू किया है। केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पूरी केंद्र की असिस्टेंस जल्द से जल्द हमको पहुंचाई गई, जिससे हमको बहुत बड़ा फ़ायदा आपदा में रेस्क्यू करने में हो रहा है। अभी तक जो है लगभग हम वहां से मेरे ख्याल से टोटल में 200 लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू करना रह गया है, जिनको आज हम रेस्क्यू करके वहाँ से वापस ले आएंगे। जो ओवरऑल रेस्क्यू का काम है उसमें समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है मलबा वहाँ पे बहुत आया है, 15 से 20 फुट मलबा है, उसको हटाने में वहाँ पे व्यवस्थाओं को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। आज 125 kVA का एक जेनसेट भी हम वहाँ पे भिजवा रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। मैं आप सारे पत्रकारों के चैनल के माध्यम से उत्तरकाशी की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार आपके साथ है इस कठिन परिस्थिति में, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सामान्य पर आप। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।